हमने उनको लेने के बाद इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन और कुछ ना कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो आज हम यही जानते हैं कि हमारे जो संविधान में है उनमें कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से देश से ली गई हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारा जब संविधान बना, तो आपको पहले ही पता होगा कि हमारे संविधान बनने से पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स आए हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया जिससे हमारा संविधान बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उसमें हमने 75% जो है वो उसी से लिया था। 75% जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से उससे लिया गया था। ठीक है, उसमें हमने देखो 3 सूचियों का शक्ति विभाजन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन किया गया। शक्तियों का विभाजन इस तरीके से किया गया कि उसमें 3 सूचियाँ बनाई है, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। ठीक है, जिसमें कि सरकार को काम करने के लिए अलग अलग विषय दे दिए गए। उसके बाद हम देखते हैं लोक सेवा आयोग, आपको पता होगा पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, वो इसमें आते हैं। तो ये वाली जो पोस्ट है हमने ये भी वहीं से ली है। उसके बाद हमने न्यायपालिका की जो व्यवस्था है हमारी, वो व्यवस्था भी हमने 1935 भारतीय शासन अधिनियम से लिया। उसके बाद हमारा जो संघात्मक तंत्र है, यानी जो हम इंडिया जो है वो एक तरीके से संघ के रूप में कार्य करता है। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि इंडिया जो था वो बहुत बड़ा था और उसको शासन चलाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में बांटा गया है। जबकि अमेरिका जो है उसमें ये हुआ है कि अमेरिका छोटा था लेकिन बाकी और जो देश हैं वो आके उसमें मिले हैं, और उसके साथ मिल, जैसे अमेरिका के साथ लगभग बहुत सारी कंट्रीज़ मिली हुई हैं, वो सारे स्टेट मिलने के बाद अमेरिका बना है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया पहले बहुत बड़ा था और अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग इंडिया में स्टेट्स बनाए गए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा कि हमने जो हमारा ब्रिटेन है, जिसने हम ब्रिटेन, ऑब्वियसली हम क्या कहते हैं 200 सालों तक लगभग हम ब्रिटेन ने हम पे राज किया है, हम उसके उपनिवेशवाद रहे हैं। तो हमारे संविधान पे उनका प्रभाव पड़ना एक तरीके से स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम उनके अंडर हैं और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यानी संविधान सुधार या सत्ता हमारे पास देने के लिए बहुत सारे चेंजेस किए या बहुत सारे एक्ट्स लेके आए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहला प्रभाव ये पड़ा उन पे कि हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब होता है कि हमारे पास संसद होगी और इसमें संसदीय शासन प्रणाली में जो होता है उसमें प्रधानमंत्री के पास सारी शक्तियाँ होती हैं, जबकि अधिशात्मक प्रणाली जो अमेरिका में अपनाई है उसमें सारी शक्तियाँ सीधे राष्ट्रपति के नाम पे होती है। तो हमारे इंडिया में सारी शक्तियाँ संविधान में सिर्फ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पे लिखी गई है, लेकिन उसका प्रयोग वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हमारे यहाँ पे एकल नागरिकता। अब जहाँ पे भी क्या कहते हैं संघात्मक ढांचा होता है वहाँ पे एकल नागरिकता नहीं होती, वहाँ पे दोहरी नागरिकता होती है। एक होता है जो पूरे देश का नागरिक होता है और एक होता है अपने पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर जगह का। जैसे मान लेते हैं अगर इंडिया में दोहरी नागरिकता होती तो व्यक्ति इंडियन यानी इंडियन होने के साथ साथ बिहार की भी नागरिकता, अगर मान लो बिहार से तो बिहारी भी होता, और अगर यूपी से तो यूपी वाला भी होता। ये अलग अलग नागरिकता होती है, लेकिन इंडिया में यूपी बिहारी इस नाम से नहीं जाता, ये हमारी पहचान ज़रूर है। लेकिन इंडिया में आप कहीं बाहर जाते हो तो सिर्फ इंडियंस बोलते हो और हमें इंडियंस, ये हमारी एकल नागरिकता है। ठीक है, और इसका एक और रीज़न है, एकल नागरिकता का मतलब है कि आप इंडिया में हो, अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आप इंडिया की नागरिकता के साथ किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ इंडिया के नागरिक रहोगे। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हो तो आपका जो इंडिया की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया सिर्फ एक ही कंट्री यानी इंडिया में एकल नागरिकता, तो आप इंडिया की ही नागरिक बन सकते हो। अगर किसी और देश की बनना है तो इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पे विधि का शासन। अब देखो विधि का शासन का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब इंडिया में अमीर गरीब लिंग जाति इन सब के आधार पे किसी के साथ भी कानून के सामने कोई न्याय मतलब अन्याय नहीं होगा। अगर कोई प्रधानमंत्री है, नेता है और कोई गरीब भी है तो सबको कानून की नज़र में सेम माना जाएगा। कानून सबके लिए समान ट्रीट करेगा, कानून किसी को अलग ट्रीट नहीं करेगा। ये समानता के सिद्धांत पर आधारित है। विधि का शासन समानता के सिद्धांत पर आधारित है कि सबको ही समान माना जाएगा कानून की नज़र में, और कानून सभी के लिए समान विधि बनाएगा। अगर एक अमीर व्यक्ति को क्या कहते हैं किसी का मर्डर करने पे फांसी की सजा है तो एक गरीब व्यक्ति को भी वही मिलेगा, ये नहीं कि गरीब को दूसरा मिलेगा और अमीर को दूसरा। तो इसका मतलब है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो समानता पर स्थापित है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे कैग हैं, हमारे यहाँ जो इंडिया में कैग का पोस्ट है जिस जो आर्टिकल 148 में, वो भी हमने ब्रिटेन से ही लिया। उसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब होता है कि हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो जो भी काम करते हैं वो हमारे कैबिनेट मंत्री
जो होता है वो हमारा एक तरीके से एग्जीक्यूटिव का काम करता है। कार्यपालिका जो होती है वो आपको पता होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर से बनती है। तो ये जो कैबिनेट होता है, ये जो काम करते हैं, इनको इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन होता है, जवाबदेही होती है, तो सारे जाके लोकसभा में जवाब देते हैं। तो इनका सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है कि अगर कोई मिनिस्टर उसने कोई बिल पास किया, उसका इम्पैक्ट कुछ बुरा आया, तो जब वो संसद में जाएगा तो वो लोकसभा में उसे सवाल किया जाएगा। तो वहाँ पे ये लोग अपने सामूहिक उत्तरदायित्व देते हैं लोकसभा के प्रति, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्शन होता है लोकसभा का या विधानसभा का, वो होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसका मतलब जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती है वो जीत जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने यूएसए यानी अमेरिका से क्या लिया। हमने अमेरिका से लिया है फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार जो हैं। दूसरा हमने जुडिशल रिव्यू लिया है। जुडिशल रिव्यू आपको पता ही होगा कि जुडिशल रिव्यू में ये होता है कि न्यायपालिका जो भी मान लो संसद या विधायिका कोई भी कानून आती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज़ या उनके लिमिट से बाहर है, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, तो न्यायपालिका के पास ये राइट्स है कि उन सारे कानूनों को वो शून्य घोषित कर दें, यानी वो कानून मान्य नहीं रहते हैं, फिर वो कानून या वो विधि जो होती है वो लागू नहीं होती है। इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपने आप ही ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है, जुडिशल रिव्यू के थ्रू। तो जब कोई नया कानून बनता है तो उसका जुडिशल रिव्यू इस आधार पे किया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो मूलभूत बातें हैं वो उसमें है या नहीं, या वो उन मूल बातों का उल्लंघन तो नहीं करता है, ठीक है। उसके हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र, जैसे कि आपने देखा होगा कि आर्टिकल 15 जो है डीपीएसपी में, उसमें ये साफ बात कही कि हमारा जो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग होंगी। और इंडिया में न्यायपालिका जो है कार्यपालिका और विधायिका से अलग है, उसका अलग कार्य क्षेत्र दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रेम्बल है, उसका जो मतलब प्रेम्बल को डालने के लिए जो इंस्पिरेशन मिली है वो हमें अमेरिका से मिली है, लेकिन जो हमारी प्रेम्बल की लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो उपराष्ट्रपति का पद है, उपराष्ट्रपति का पद जो है, यानी हमारा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का भी क्या होता है, सभापति होता है। तो ऐसे ही अमेरिका में भी जो सीनेट होती है, आपको पता होगा सीनेट होती है एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सीनेट जो होता है वो बड़ा हाउस राज्यसभा की तरह होता है, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव छोटा हाउस यानी लोकसभा की तरह होता है। तो वहाँ का भी जो उपराष्ट्रपति होता है वो मतलब हमने वहीं से लिया है, तो हमने ये चीज़ वहीं से ली है कि वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति था वो सीनेट का हेड होता था, यानी वहाँ का चेयरमैन या सभापति होता था। तो ऐसे ही हमने वहाँ से पद लिया है। तो हमारा भी राष्ट्रपति जो है, हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो दो तरीके से काम करता है। पहला, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के लिए कार्य करेगा, और दूसरा राज्यसभा के हेड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से ये लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने आयरलैंड से सबसे पहली बात, आयरलैंड से हमें सबसे इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछेगा कि हमने अपना डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कहाँ से लिया है, ठीक है। तो हमने अपने डीपीएसपी आयरलैंड से लिया है, ठीक है। सिंपल बस यही पूछेगा। उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे राज्यसभा जो है उसमें 12 जो मेंबर होते हैं वो मनोनीत होते हैं, और उनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति। तो ये वाला जो व्यवस्था है हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में ये होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन है जो भाग लेंगे। जैसे आपको बता दें, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके मेंबर जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं। उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश के भी जो लोग होते हैं वो भी पार्ट लेते हैं, लेकिन केंद्र शासित में सिर्फ दिल्ली और पांडिचेरी के लेते हैं, बाकी कोई नहीं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। हेलो। तो अब हम देखते हैं कि हम जो पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया कि हमारे संविधान के बारे में मैंने लगभग आपको बता ही दिया। अब हमने फ्रांस के बारे में जान लिया था। हम जानते हैं कि जापान जो है, जापान से हमने लिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये फंडामेंटल राइट्स के जो केस होते हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली। उसके बाद हमारे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया, कि हमारे संविधान में जो संशोधन है वो जो होता है वो 3 तरीके से होता है। तो 3 तरीके से कैसे होगा ये हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका से। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कनाडा से क्या लिया है। जो हमारा कनाडा है, कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, साथ में केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे, ठीक है। हमने ये व्यवस्था ली। केंद्र और राज्य के संबंध में आपको पता होगा कि हमेशा केंद्र पावरफुल होगा, केंद्र के पास सारी शक्तियाँ होंगी। अगर आपने देखा हो तो हमारी संघात्मक व्यवस्था में
जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो बहुत पावरफुल है हमारी रेदर देन स्टेट गवर्नमेंट। और जो मेन ज़्यादातर चीज़ें हैं, रक्षा और विदेश नीति, सारी हमारी केंद्र सरकार के पास दी गई है, ठीक। उसके बाद केंद्र सरकार में ये भी है कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अगर कोई बहस होती है, कोई मुद्दा है नहीं सॉल्व हो रहा है, तो उसमें केंद्र सरकार को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उनकी ही चीज़ों को लागू किया जाता है। उसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं ये जिनका तीनों सूची, जो आपको बताया था 7वीं अनुसूची जो होती है, उनमें सबके विषय टॉपिक लिखे हुए हैं कि वो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई नई चीज़ आती है तो उस पर कानून बनाने का जो राइट होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा। तो इस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कनाडा, हमने संघात्मक व्यवस्था जो अपनाई है वो कनाडा की क्यों अपनाई, क्योंकि अमेरिका में जो संघात्मक व्यवस्था है वहाँ पे स्टेट पावरफुल है। हम वहाँ पे स्टेट अपने अमेरिका से अलग हो सकता है, लेकिन अपने इंडिया में स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो भारत से अलग हो सके। तो हमने कुछ चीज़ें जो है अमेरिका से अपनाई हैं। तो आपने देख लिया हमने आज कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी लगती है तो वो भी कमेंट करें ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।